हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू एडुसर्च हब। CAPFSC 2020 एग्ज़ाम पेपर 2 का ये थर्ड वीडियो है जिसमें आज हम क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी इन इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में साख का संकट, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक क्या है, टॉपिक में डिमांड क्या है? तो डिमांड है कि इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में हमें लिखना है और इसमें क्या लिखना है कि जो क्रेडिबिलिटी की क्राइसिस है उसके बारे में लिखना है। तो इसमें पहले इंट्रोडक्शन के बाद मेन बॉडी और बाद में कंक्लूजन। तो मेन बॉडी में क्या, मेन बॉडी में साख खोती मीडिया, तो कहाँ कहाँ पर लगता है कि मीडिया साख हो रही है, और इसके बाद हम देखेंगे कि जो प्रोविजंस किए गए हैं यानी कि स्थिति को सुधारने के लिए जो कदम उठाए गए हैं वो कहाँ कहाँ पर और क्या कदम उठाए गए हैं, और फाइनली वी विल कंक्लूड इट। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्या है? भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश के लिए मीडिया के कार्य व उसकी जिम्मेदारी दोनों बढ़ जाती हैं। तो कार्य और जिम्मेदारियां दोनों बढ़ जाती हैं। इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब है कि यहाँ के लोग वोट करते हैं, उनके पास वोटिंग राइट है। तो वोट करने के लिए क्या चाहिए? वोट करने के लिए उनके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन कि कोई पॉलिटिशियन कैसा है, कौन सी पार्टी कैसी है, क्या उनका मैनिफेस्टो है इलेक्शन का। तो ये सब आधार होते हैं जिनके आधार पे कोई वोटर वोट करता है, और मीडिया इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है जिसके द्वारा उनको जानकारी मिलती है। भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश के लिए मीडिया के कार्य व उसकी जिम्मेदारियां दोनों बढ़ जाती हैं। आज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस युग में प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क, उसकी सोच, निर्णय क्षमता व व्यक्तित्व का निर्माण काफ़ी हद तक मीडिया के द्वारा हो रहा है। मीडिया ने हमें चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है, आपको पता है। मीडिया ने जब चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है तो हमारे जो सोच है, हमारे जो सोचने का तरीका है, जो हमारे डिसीजंस हैं, वो मीडिया के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाई जाती है उस पर काफ़ी हद तक वेस्ट होते हैं। और जैसे कि इसमें एक एग्जांपल है वोटिंग राइट वाला। तो वोटिंग हम किस आधार पे करेंगे? जब हमारे पास जो मीडिया के द्वारा इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी। तो ये एक शर्त है इसमें कि मीडिया के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए वो सही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यदि मीडिया स्वयं ही अपनी साख व नैतिकता खो रही हो तो देश के सामने एक गंभीर संकट खड़ा हो जाता है। तो डेफिनेटली एक काफ़ी बड़ा ये क्राइसिस है हमारे सामने, अगर मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी खो रही हो। अब कहाँ कहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी खो रही है, तो उन बिंदुओं के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, उन पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? महत्वपूर्ण मुद्दों को ना उठाना। आजकल की जो मीडिया है वो क्या है, कुछ ही एरियाज़ पे फोकस्ड रहती है जहाँ पर उनको टीआरपी मिलती है। जैसे कि पाकिस्तान से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो, या फिर पॉलिटिक्स से कोई रिलेटेड हो, धर्म से हो, जाति से हो, उनको ज़्यादा मुद्दों को उछाला जाता है। जबकि मीडिया को किन मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए? जैसे हंगर इंडेक्स से रिलेटेड है, मेक इन इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ। अगर ऐसे मुद्दे हैं तो इनको उठाओ, तो जिससे क्या है कि लोगों के पास एक अच्छी जानकारी पहुंचे और एक स्वस्थ मस्तिष्क का विकास हो। उसके बाद दूसरा है कुछ ही पक्षों पर ध्यान देना। मीडिया क्या है कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने हित के हिसाब से, और जहाँ से उनको फंडिंग मिल रही है उसके हिसाब से किसी मुद्दे के कुछ ही पक्षों पर ध्यान देती है। जबकि मीडिया की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सभी चौतरफा 360 डिग्री देखे। तो एक ये कमी है जिसकी वजह से क्रेडिबिलिटी मीडिया अपनी खो रही है। थर्ड, उद्योगपतियों व राजनेताओं द्वारा मालिकाना। तो अब शेयर होल्डर्स होते हैं, उद्योगपति हैं, राजनेता हैं, इनके शेयर होते हैं आपके मीडिया चैनल्स में, कईयों के तो मालिक हैं। तो जब उद्योगपति और राजनेता उनके मालिक हैं या उनके शेयर्स हैं उसमें, तो फिर इसका निष्पक्ष होना मीडिया का एक काफ़ी संदेह होता है इस पर कि ये निष्पक्ष होगी। उसके बाद नेक्स्ट है मीडिया का स्वतंत्र ना होना। अभी हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी की गई थी 2020 की, तो उसमें 180 कंट्रीज़ में इंडिया की जो पोजीशन है वो 142nd है। तो ये बताती है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ आज मीडिया परितंत्र है। मीडिया परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। और इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में अगर मीडिया परतंत्र है तो फिर क्या देश के लिए सही है?
ये देश के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, काफ़ी बड़ा खतरा है देश के लिए। तो मीडिया का स्वतंत्र होना काफ़ी ज़रूरी है, एक पॉइंट ये हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कुछ ही समुदायों व समूहों का पूर्व निर्धारित सोच के साथ देखना। तो अब इसमें क्या होता है कि कुछ ही समुदाय या समूह, जाति, वर्ग या किसी भी आधार पर उनको बांटा गया हो, मीडिया अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी को भी नीचा दिखा देती है, किसी को भी ऊंचा दिखा देती है। तो ये नहीं होना चाहिए, मीडिया को यहाँ पर निष्पक्ष होना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अनप्रोडक्टिव डिबेट्स का चलना। काफ़ी मीडिया चैनल्स हैं, उन पे क्या होता है कि ऐसी डिबेट्स चलती रहती हैं जिनका फाइनल कंक्लूजन जो निकले उसमें से एक भी पॉइंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि देश हित में हो या जनता के हित में हो या किसी भी एक एजुकेशन, हेल्थ या इनसे रिलेटेड हो। तो ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि अनप्रोडक्टिव डिबेट्स चलती रहती हैं। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से मीडिया की क्रेडिबिलिटी डाउन हो रही है। नेक्स्ट, सोशल मीडिया पर तथ्यों के बजाय भावनात्मक पोस्ट का अधिक होना। तो सोशल मीडिया पर आजकल आप देखते होंगे फेक नेशनलिज्म है, या इसके अलावा कास्टिज़म है, या इसके अलावा आपके रिलीजन से रिलेटेड है, पाकिस्तान से रिलेटेड है। इस तरीके की पोस्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ना कि ऐसी पोस्ट देखने को मिलती हैं जो कि फैक्ट पे बेस्ड हों, रिपोर्ट पे बेस्ड हों, इंडेक्स पे बेस्ड हों। मतलब ऐसी जिसके द्वारा वास्तव में लोगों को एक अच्छी जानकारी मिले और वो उनके डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके। तो ऐसा नहीं होता है। तो ये भी एक कारण है कि मीडिया की क्रेडिबिलिटी नीचे जा रही है। नेक्स्ट है फेक टीआरपी गेन करना। अभी हाल ही में केस आया था, मीडिया के कुछ मीडिया चैनलों पर आरोप था कि उन्होंने जो टीआरपी है उसको पैसे दे के बढ़वाया। कैसे? टीआरपी के लिए क्या होता है कि उनकी टीआरपी मशीन्स लगी होती हैं जो कि कुछ टीवी टेलीविज़न से जुड़ी होती हैं, और वहाँ पर जो देखा जाता है कितनी देर तक कौन सा चैनल चला उसके आधार पर टीआरपी निर्धारित होती है। तो कुछ मीडिया चैनल्स ने क्या किया, वहाँ पे जाके उनको पैसा दे दिया जो भी उन टेलीविज़न्स के मालिक थे, और उसके बाद कह दिया कि हमारा ही चैनल चलना चाहिए। तो इस तरीके के केसेस आ रहे हैं, तो ये डेफिनेटली क्रेडिबिलिटी को डाउन करेगा, विश्वसनीयता खोएंगे ये। उसके बाद है अर्बन सेंट्रिक मीडिया। हालांकि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि हमारे यहाँ मीडिया गाँव पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करती है, लेकिन ज़्यादातर कहाँ करती है, अर्बन सेंट्रिक है, यानी कि शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा फोकस्ड रहती है। जैसे कि गुड़गांव की एक एग्जांपल लेते हैं, तो गुड़गांव में जो फ्लड आई थी तो काफ़ी दिनों तक ये न्यूज़ में रहा था और बड़े बड़े लोग वहाँ पे आके डिबेट्स में आए थे। लेकिन अब जैसे अभी फ्लड आया था बिहार में, छत्तीसगढ़ में, वेस्ट बंगाल में, तो ये ज़्यादा चर्चा का मुद्दा नहीं रहा, क्योंकि ये क्या है कि ग्रामीण अंचल है, तो यहाँ पे उनको टीआरपी ज़्यादा नहीं मिलती है। तो ये भी कारण है कि क्रेडिबिलिटी उनकी नीचे जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ की ज़्यादातर जो आबादी है वो गाँवों में आज भी रहती है, मोर देन 60%। सो उसके बाद है ईमानदार मीडिया कर्मियों पर हमले। ये भी होता आए दिन देखने को मिलता है कि जो ईमानदार मीडिया कर्मी हैं तो वो अपनी जान खो देते हैं कई बार। अब केरल वाला एक केस आपको पता ही होगा, तो उसमें गिरफ्तार कर लिया गया था कुछ मीडिया कर्मियों को। इसके अलावा आए दिन ऐसे अटैक होते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि कोई भी मीडिया कर्मी है वो निष्पक्षता के साथ, सच्चाई के साथ अपना काम नहीं कर पाता है, और अगर निष्पक्षता सच्चाई के साथ काम करता है तो हमेशा डर के रहता है। तो इससे क्या है कि मीडिया अपने रास्ते से भटक जाती है और क्रेडिबिलिटी नीचे चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वयं ही जजमेंट दे देना। ये एक बहुत बुरा ट्रेंड चला है आजकल मीडिया चैनल्स के द्वारा कि बहुत सारे केसेस में क्या होती है, मीडिया जजमेंटल हो जाती है। बल्कि मीडिया का ये काम है ही नहीं। मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन है उसको ज्यों का त्यों पहुँचा देना। मीडिया क्या है? एक माध्यम है। मीडिया का लिटरली हिंदी मीनिंग क्या है? माध्यम। तो मीडिया केवल एक माध्यम है कि जिसके द्वारा उसके पास जो भी इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक तक पहुंचा दे, और पब्लिक फिर उसके हिसाब से विचार करे, सोचे कि उसको क्या करना है आगे। तो ये जजमेंटल होना मीडिया का, ये काफ़ी खतरे वाला हो रहा है। उसके बाद है सच के आसपास झूठ क्रिएट करना। तो मीडिया चैनल्स क्या करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन है वो मतलब सही इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उसके पास अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने हित के लिए, अपने जो उनको फंडिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं उनके हित के लिए उस सच के आसपास इस तरीके का झूठ क्रिएट कर देते हैं कि वो दिखता है कि ये सामने किसी को, उसमें क्या है कि एक पक्ष दिखने लगेगा आपको कि वो बिल्कुल बेकार है, दूसरा पक्ष महान दिखने लगेगा। तो ये जो चीज़ है सच के आसपास झूठ क्रिएट करने वाली, तो ये भी मीडिया की क्रेडिबिलिटी को डाउन कर रही है, क्योंकि हाल में तो पकड़ में नहीं आता है वो झूठ, लेकिन एक लॉन्ग पीरियड में फिर वो समझ में आने लगता है कि मीडिया क्या कर रही है।
अब स्थिति को सुधारने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनमें क्या कदम है, सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस हैं, इसके अलावा जो हमारे मीडिया एसोसिएशन हैं उन्होंने क्या किया है, मीडिया चैनल्स ने क्या किया है, वो तो यहाँ पे कुछ डिस्कस किए गए हैं। जैसे कि पहला है आर्टिकल 19(2). आर्टिकल 19(2) में क्या है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। अगर मीडिया चैनल कुछ ऐसा दिखाते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन है कि अगर ऐसा दिखाते हैं कि जो लोक व्यवस्था के अगेंस्ट हो, पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट हो, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन उस पर लगाए जा सकते हैं, देश हित के अगेंस्ट हो। उसके बाद हमारे यहाँ IT एक्ट 2000 और IT एक्ट 2008 है, उसमें भी कुछ प्रोविजंस किए गए हैं। इसके अलावा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बनी हुई है, इसकी ये जिम्मेदारी है, ये निर्धारित करती है कि मीडिया कर्मियों के काम क्या होंगे, मीडिया चैनल्स के काम क्या होंगे। और इसके लिए उन्होंने अपना प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक कोड बना रखा है जिसमें कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। अगर उन रूल्स से हटके कुछ किया जाता है तो उसको गलत माना जाता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के। हालांकि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिसमें कि वो मीडिया चैनल्स को दंड दे सके, तो ये इसकी एक कमी है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है किया गया है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो ब्रॉडकास्टिंग है उसके स्टैंडर्ड्स की अथॉरिटी है, तो इस मानक कुछ निर्धारित किए गए हैं इसके द्वारा न्यूज़ चैनल्स के लिए। और बाद में है आपका केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन 1995। तो जो केबल आप सुनते रहते होंगे कि केबल वाले होते हैं तो केबल लगा के जाते हैं आप क्या, तो उनके लिए भी एक रेगुलेशन बना हुआ है और उस रेगुलेशन के द्वारा इनको केबल्स को रेगुलेट किया जाता है कि जो चैनल आ रहे हैं उन पर कुछ उल्टा सीधा ना दिखाया जाए जिससे कि देश में अशांति फैले। किसी भी प्रकार की अशांति नहीं फैलना चाहिए, सद्भावना हमेशा रहनी चाहिए। इसके बाद न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, ये क्या है कि जो न्यूज़ चैनल्स हैं डिफरेंट, उन्होंने खुद मिलकर अपना एक एसोसिएशन बना रखा है। और इस एसोसिएशन में क्या है कि जो आपके प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का जो कोड है उसको फॉलो किया गया, और उसको अगर वायलेट करते हैं किसी भी प्रकार से तो ये जो एसोसिएशन है वो 1 लाख तक का जुर्माना उस मीडिया कर्मी या मीडिया चैनल पर लगा सकते हैं। एक ये भी प्रोविजन किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2006। तो एक ये भी है। तो इस तरीके से ये कुछ प्रोविजंस किए गए हैं जहाँ जिनसे स्थिति को सुधारा जा सके कुछ। अब बाद में हम क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे। तो कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन को बताने का ये अच्छा तरीका होता है कि जो भी हमारी समस्याएं थी वहाँ पे, तो उन समस्याओं को दूर करना ही कंक्लूजन होता है। उनको हम कॉमा लगा के पॉइंट वाइज धीरे धीरे लिखते जाएं, तो ये तरीका होता है। चलो हम देख लेते हैं कंक्लूजन क्या है इसका। इन एनी डेमोक्रेसी जर्नलिज्म इज़ अ बिग सक्सेस। बिल्कुल किसी भी डेमोक्रेसी के लिए जर्नलिज्म एक बहुत बड़ी सफलता होती है और बहुत महत्वपूर्ण होता है ये। बट इंडिया डजेंट हैव इफेक्टिव डेटा जर्नलिज्म। इंडिया में क्या है, डेटा जर्नलिज्म जो होती है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो मीडिया को क्या करना चाहिए, मीडिया जैसे पार्लियामेंट्री रिपोर्ट्स हैं, जो हमारी संसदीय रिपोर्ट होती हैं, हमारे जो कैग की रिपोर्ट हैं, थिंक टैंक की रिपोर्ट हैं, और जो एजुकेशन है, हेल्थ है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, इससे संबंधित जो स्टेटिस्टिक्स आते हैं, डाटा आते हैं, उनको मीडिया चैनल्स को पब्लिश करना चाहिए, उनको डिस्कस करना चाहिए। तो जिससे क्या है कि वास्तविकता में देश की तस्वीर क्या है, हमारे लोगों की स्थिति क्या है, हम एजुकेशन में कहाँ पर हैं, हम हेल्थ में कहाँ पर हैं, हेल्थ में कहाँ पर इम्प्रूवमेंट किए जाने की आवश्यकता है। इस तरीके की जब स्वस्थ डिबेट्स होंगी, वहाँ पर हेल्दी डिबेट्स होंगी, तो डेफिनेटली दैट विल इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ मीडिया एंड नेशन बोथ। नेक्स्ट क्या है और क्या करना चाहिए कंक्लूजन में, न्यूज़ चैनल्स के जो शेयर होल्डर्स हैं और जो रेवेन्यू उनको आता है, ये सारी जानकारी उनको वेबसाइट पे देनी चाहिए। क्योंकि जब शेयर होल्डर्स की जानकारी वेबसाइट पे होगी तो पता होगा कि इसका शेयर होल्डर ये है और ये इसको बेनिफिट तो नहीं पहुंचा रहे हैं, तो ये एक पारदर्शिता होगी। इसी तरीके से रेवेन्यू की जानकारी होनी चाहिए कि उनको कहाँ से रेवेन्यू मिल रहा है, कि इतना पैसा यहाँ से आया, उतना पैसा वहाँ से आया, तो इससे पता चलता है, एक पारदर्शिता आएगी, लोगों को जानकारी होगी लोगों के पास। इसके बाद क्या किया जा सकता है, तो जो प्रॉब्लम्स थी उनको दूर किया जाना चाहिए। जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाएं मीडिया, कॉमा करके फिर क्या सभी पक्षों पर होलिस्टिकली देखें वो। मीडिया की स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जाए सरकार के द्वारा कि, और इस तरीके से जो अटैक्स होते रहते हैं लोगों पर वो ना हो, है ना। और टीआरपी जो फेक वाला इशू आया था तो उसके रेगुलेशन को थोड़ा स्ट्रिक्ट किया जाए कि वो ऐसा ना कर पाए मीडिया चैनल्स। तो अगर ऐसा किया जाता है और होलिस्टिकली मीडिया चारों तरफ देखती है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर जगह पर हर किसी को हर समय अगर इस तरीके से देखती है तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये था थर्ड टॉपिक आपका,
ये क्या है कि मैंने काफ़ी ब्रॉड डिस्कस कर लिया है हम लोगों ने ये, लेकिन आपको क्या है कि इनमें से कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने लिखे होंगे, तो दिल पे ये मत ले लेना कि भाई आपने इतने ज़्यादा पॉइंट्स बता दिए हैं और हम तो इतना लिख के भी नहीं आए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको 300 वर्ड्स में ऐसे लिखना हो इतना टाइम भी नहीं होता है आपके पास। मेरे पास तो पूरा टाइम था, मैंने यहाँ वहाँ से बहुत जगह सर्च किया और काफ़ी जगह देखा, और देखने के बाद फिर ये आपके सामने लेके आया। हालांकि कुछ चीज़ें मैंने खुद से लिखी हैं इसमें, ठीक है। तो अगर आप इसमें कोई कमी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। एंड 2021 के लिए आप तैयारी करो अच्छी तरीके से, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।